चांद मेरे पीछे पूर्व दिशा में उग रहा था और मेरे ऊपर साफ आसमान में तारे चमक रहे थे। आसमान में एक भी बादल नहीं था। मैं अपने पुराने डकोटा हवाई जहाज को फ्रांस के ऊपर से इंग्लैंड वापस ले जा रहा था। मैं अपनी छुट्टियों के सपने देख रहा था और अपने परिवार से मिलने के लिए उत्सुक था। मैंने अपनी घड़ी देखी। रात के 1:30 बजे थे। मुझे जल्दी ही पेरिस कंट्रोल से संपर्क करना चाहिए, मैंने सोचा। जैसे ही मैंने हवाई जहाज की नाक के नीचे देखा, मुझे सामने एक बड़े शहर की रोशनी दिखाई दी। मैंने रेडियो चालू किया और कहा, पेरिस कंट्रोल, यहां डकोटा DS-088 बोल रहा है। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड जा रहा हूं। ओवर। रेडियो से तुरंत आवाज आई, DS-088, मैं तुम्हें सुन सकता हूं। तुम्हें अब 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ना चाहिए। ओवर। मैंने नक्शा और कंपास देखा, दूसरे और आखिरी ईंधन टैंक पर स्विच किया और डकोटा को इंग्लैंड की ओर 12 डिग्री पश्चिम घुमा दिया। मैं नाश्ते के समय तक पहुंच जाऊंगा, मैंने सोचा। एक अच्छा बड़ा अंग्रेजी नाश्ता। सब कुछ ठीक चल रहा था। उड़ान आसान थी। पेरिस मुझसे लगभग 150 किलोमीटर पीछे रह गया था। तभी मैंने बादलों को देखा। तूफानी बादल। वे बहुत विशाल थे। वे आकाश में मेरे सामने खड़े काले पहाड़ों जैसे लग रहे थे। मुझे पता था कि मैं उनके ऊपर से नहीं उड़ सकता और मेरे पास इतना ईंधन भी नहीं था कि उत्तर या दक्षिण से घूमकर निकल सकूं। मुझे पेरिस वापस लौट जाना चाहिए, मैंने सोचा। लेकिन मैं घर पहुंचना चाहता था। मुझे वो नाश्ता चाहिए था। मैं जोखिम उठाऊंगा, मैंने सोचा और अपने पुराने डकोटा को सीधे तूफान में उड़ा दिया। बादलों के अंदर सब कुछ अचानक काला हो गया। हवाई जहाज के बाहर कुछ भी देखना असंभव था। पुराना हवाई जहाज हवा में उछलने और मुड़ने लगा। मैंने कंपास की ओर देखा। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कंपास गोल गोल घूम रहा था। वो खराब हो चुका था। वो काम नहीं कर रहा था। दूसरे उपकरण भी अचानक बंद हो गए। मैंने रेडियो चलाने की कोशिश की। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? कोई जवाब नहीं मिला। रेडियो भी बंद था। मेरे पास न रेडियो था न कंपास, और मैं ये भी नहीं देख पा रहा था कि मैं कहां हूं। मैं तूफान में खो गया था। तभी काले बादलों में मेरे पास ही मैंने एक और हवाई जहाज देखा। उसके पंखों पर कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन मैं उसे तूफान में अपने साथ उड़ते हुए देख सकता था। मैं पायलट का चेहरा भी देख सकता था। वो मेरी ओर देख रहा था। किसी दूसरे इंसान को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। उसने एक हाथ उठाकर इशारा किया। वो कह रहा था, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। उसे पता है कि मैं रास्ता भटक गया हूं, मैंने सोचा। वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। उसने अपना हवाई जहाज धीरे धीरे उत्तर दिशा की ओर मोड़ लिया ताकि मैं आसानी से उसके पीछे उड़ सकूं। मैं उस अजीब हवाई जहाज के पीछे एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उड़ते हुए बहुत खुश था। आधे घंटे बाद भी वो अजीब काला हवाई जहाज बादलों में मेरे आगे उड़ रहा था। अब पुराने डकोटा के आखिरी टैंक में सिर्फ 5 या 10 मिनट की उड़ान भरने लायक ईंधन बचा था। मैं फिर से डरने लगा था। तभी वो नीचे उतरने लगा और मैं भी तूफान के बीच उसके पीछे उतरने लगा। अचानक मैं बादलों से बाहर निकल आया और मेरे सामने 2 लंबी सीधी रोशनियों की पंक्तियां दिखाई दीं। वो एक रनवे था, एक हवाई अड्डा। मैं सुरक्षित था। मैंने अपने उस दोस्त को देखने के लिए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन आसमान खाली था। वहां कुछ भी नहीं था। काला हवाई जहाज गायब हो चुका था। मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दिया। मैं कंट्रोल टावर के पास पुराने डकोटा विमान से उतर गया और वहां से दूर पैदल जाते हुए मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। मैं कंट्रोल सेंटर में गया और वहां एक महिला से पूछा कि मैं कहां हूं और दूसरा पायलट कौन था। मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता था। वो मुझे बहुत अजीब तरह से देखने लगी और फिर हंस पड़ी और बोली, दूसरा हवाई जहाज इस तूफान में? आज रात कोई और हवाई जहाज नहीं उड़ रहा था। रडार पर मुझे केवल आपका ही विमान दिखाई दे रहा था। तो फिर बिना कंपास और रेडियो के और मेरे टैंकों में ईंधन खत्म होने के बावजूद मुझे सुरक्षित वहां तक पहुंचाने में किसने मदद की?
वो अजीब काले हवाई जहाज का पायलट कौन था जो बिना लाइट के तूफान में उड़ रहा था? ये वो सब सवाल थे जिनका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तो ये थी कहानी द ब्लैक एरोप्लेन। इंग्लिश को इसी तरह इजी वे में समझने के लिए देखते रहिए अमित अफेक्शन, लर्न इंग्लिश विद ईज।